बहरा हूँ। मैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड रहा हूँ, लेकिन इस कान से सुनता नहीं है, तो इसीलिए मुझे जवाब जोर से देना। जय हिंद। इधर वाले को नहीं आया, इधर वाले को आया। जय हिंद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं अभी अनाउंसर बहुत बार अनाउंस किया कि मैं वक्ता वगैरह हूँ। अच्छा, आप लोगों को हिंदी कंफर्टेबल है? तो एक बार क्या हुआ, हमारे ज़माने में, साहब के ज़माने में और हमारे ज़माने में टीवी नहीं था, हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट की मैच। अब वो क्या होता था, वो कान को लगा के ही सुनता था। तो एक उसको पूछने लगा, भैया स्कोर कितना हुआ? तो एक बार वो ऐसे देखे उसको, फिर ऐसे देखे, अब बोले, फिर सुनते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पूछा स्कोर कितना हुआ, फिर उसको गुस्से से देखे, फिर और हप करे और चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके बोला, अरे यार 3 बार तो पूछ लिया उसने, स्कोर बता दे। बोला कैसे बताऊं, रुकना थोड़ा, इंग्लिश में कमेंट्री चल रही, मराठी में आएगा तब बताऊंगा। तो मैं कहीं हिंदी में चालू करूं और बाद में आपको पता चले कि कुछ भी नहीं मालूम है। तो इसलिए आप लोगों को कंफर्टेबल है हिंदी? ओके। मैं सबसे पहले आप लोगों को शुभेच्छा वगैरह। 10 क्लास के कहाँ हैं, हाथ ऊपर। 10वीं डाउन, शाबाश। मेरे देश के जवानों, आप लोगों के कंधे पे देश के ऊपर देश का बहुत बड़ा भार है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को शुभेच्छा नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को वो 4 चीजें दूंगा जो जिंदगी भर आपको काम आए। 3C 4D जो हर कमांडो के पास होता है, करेज, कन्वेंशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन। अब ये सारे एग्जाम में आप यूज करना। करेज मतलब डरना नहीं है, आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है वो सही पढ़ा है, आपको आपके गुरु ने जितना सिखाया है वो सही सिखाया है। करेज। एग्जाम जब आपका चालू हो जाएगा, पेपर बाहर निकलेगा, करेज, करेज को लो, पेन को उठाओ, लिखना चालू कर दो, डर किसी का मत रखो। कमिटमेंट। अब कमिटमेंट करना किसकी, जब आप एग्जाम का पहला पेपर लिखोगे, पहला जो भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी पेपर होगा, उस समय आप अपने पिता को एक बार याद करो, अपनी माता का चेहरा आगे आओ, ऑटोमेटिक किताब आपके सामने आएगी। आप इस स्कूल के बारे में अभी जितने बताए, मैं तो बहुत ही इस स्कूल का और इस आयोजन करने वाले सुंदर ऐसे आयोजकांचे मी फार मनापासून आभार मानतो आणि शाळेचंही आभार मानतो। मला गंगुलवार सर आता सांगू लागले होते, मी परेशान आहे। थॉमस एडिसन बनवणारी शाळा भरपूर आहेत, पण अजून कोणाला माहित नाही की थॉमस एडिसन शाळेत गेला नव्हता। थॉमस एडिसनला आईने शिकवलेली आहे, तर मी या शाळेला थॉमस एडिसनच्या आईची उपमा देतो, जे की कुठलंच काही नाहीये, पण इतकं जबरदस्त सगळं मेन्शन। आणि आज त्या कवयित्री मुलीला पाहून तर मला असं वाटायले की खरंच हे नंदनवन आहे। या शाळेला मी अगोदर का नाही भेटली, काय तिची संकल्पना आहे आणि ती कल्पकता कुठून निर्माण होते, हे सर्व या शाळेचे आणि तुम्हा शिक्षकांचा फार मोठा वरदान त्या मुलीच्या पाठीमागे आहे। मी आजच भविष्यवाणी करतो की ती मुलगी तुमच्या शाळेचं नाव रोशन करेलच करेल, पण मराठीतल्या एका मोठ्या कवयित्री म्हणून ती काम करेल, हे मला आज वाटते ती, कारण ही संकल्पना नॉर्मल कोणाच्या मनात येते। आणि खरंच एडिसन, थॉमस एडिसनच्या आईचा जर विचार केलो की तुम्हाला कल्पना नसेल, भरपूर लोकांना माहित असेल शिक्षकांना सोडून, थॉमस एडिसनची कहाणी कोणाला माहिती आहे? हातवर, फक्त हातवरी करा, सांगू नका। अरे अच्छा मौका दे रहा हूं, नहीं बताना, खाली हाथ ऊपर करना, पूछूंगा थोड़ी, हाथ ऊपर करो, किसी को भी नहीं है। थॉमस एडिसन जब छोटा था तो उसके टीचर ने उसके माँ को पत्र लिखा था। टीचर ने पत्र लिखा था कि आपका बच्चा मतिमंद है, ये इस स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। माता ने पूछा उससे, थॉमस ने पूछा कि माँ ये लेटर क्या आया है? तो माँ ने बताया, नहीं बेटा, तेरे टीचर ने बताया कि आप सबसे ज्यादा होशियार विद्यार्थी हैं स्कूल में, हम उसको पढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए आप उसको पढ़ने का बंदोबस्त दूसरी तरफ कीजिए। पढ़ाया, लिखाया, वो साइंटिस्ट बने। उसके बाद जब एक बार घर में आए, माताजी गुजर जाने के बाद जो लेटर आया था वो माताजी ने किताब में रखा था, वो किताब में से एक लेटर मिला। शॉर्ट में बता रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं अभी। उस किताब में तब पता चला थॉमस एडिसन को कि आपका बच्चा मतिमंद है, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है। माँ ने उसको नहीं बताया था ये चीज कि आप मतिमंद है। माँ ने बोला कि आप बहुत होशियार है, और उसको इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि वो साइंटिस्ट बना। तो आज इस स्कूल का जो नींव देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, हम लोग फौजी आदमी 1 मिनट में हम सब पहचान लेते सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पैर रखते ही ऐसे पता लगा कि ये सच में थॉमस एडिसन की माँ है, और आप लोग ऐसे बहुत भाग्यवान हैं कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो, छोटे हो या बड़े हो जो पढ़ के गए हैं।
अब आगे की जिंदगी के बारे में मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि जो चीज आगे होती है, 4M है बेटा, इससे बचना। पहले 3C दिया, बाद में 4D दिया। 4M मॉल, मोबाइल, मूवी, मोटरसाइकिल। 10 क्लास, अच्छी पर्सनैलिटी है, हीरो जैसे लग रहे थे, फायदा उठाओ उसका। ये 4 एडिक्शन के बिल्कुल बीच में मत जाओ। सबसे बड़ा एडिक्शन तो मोबाइल है। मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को सबसे ज्यादा हैमरिंग ये करो कि ये जो जहर वाला जो चीज हमने खुद ने कोरोना में दिया है, उससे दूर कैसे पहुंचा सकते हैं। तो 10वीं वालों के लिए मेरा इतना ही कहना है। और करेज, कमिटमेंट जो होती है वो चीज अपनी जिंदगी भर करना। क्या बनना इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अब परसेंटेज के पीछे मत भागना दोस्त, मैं नहीं भागा हूं। मुझे मैट्रिक में 54% है। मैं देश के सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली जो कि एसपीजी है उसमें 10 साल रहा हूं। प्रधानमंत्री के 2 प्रधानमंत्री निकाला हूं, 54% है। उसके बाद एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसमें कई सीएम को मैंने प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद डोडा भदरवा ऐसी जगह पे उग्रवाद को खत्म करके आया हूं। मेरी जो बटालियन है 13 एसआरजी एनएसजी, उसने काम किया है। एग्जाम के ऊपर कोई आप ध्यान दो खाली पढ़ने के, परसेंटेज के पीछे मत भागना। क्या बनना है आपकी किस्मत बनाएगी। My education is 10 pass, only for 10 pass. I understand 14 language in India and 3 languages, Italian, Malaysia, Israel. I am speaking easily. Why it is possible? Why it is possible? मैं अपने गुरु को गुरु मानता था। मैं जितना पढ़ता था मेरे दिमाग को, मैं अपने आप को मान करता था। यस, मेरे को इतना ही दिमाग है, मैं इतना ही काम करता हूं। इसी दिमाग से आप आगे जा सकते हो। परसेंटेज के पीछे डुप्लीकेसी करना, नकल मारना, एमसीक्यू जिंदगी बनाना मत बनाइए। मैं रिसर्च कर रहा हूं, ये 4 जो एम है मैंने ही रिसर्च किया है। 3C 4D मैंने ही रिसर्च किया है चाइल्ड साइकोलॉजी पे। बाजार में बिक रहा है नांदेड़ में। एमसीक्यू एडमिशन कहां, खदगांव ऐसी जगह पे, नाम नहीं लूंगा किसी गांव का, जहां सब कुछ चलता है। पढ़ कहां रहा है नांदेड़ में, क्या कर रहा है, एमसीक्यू पढ़ रहा है। जिंदगी के बारे में कोई पता नहीं है, लाइफस्टाइल कैसे जीना मालूम ही नहीं है, संस्कार क्या चीज है पता ही नहीं है। पिताजी को पूछ रहा है डॉन घरी है का, अरे सच बात है, मां को पूछता है डॉन घरी है का। फिर क्या करूं आपके 99% लेके, 99.99 भी मुझे नहीं चाहिए। अगर 99.99 लेता है, दिल्ली का रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, कोई फायदा नहीं है। अपने आप को भी सोचो बेटा। जब आपके पिताजी माताजी, आप कभी सोचना, आप जब ना तुम्ही जेव्हा आंघोळीला जाता ना, तर त्यावेळी साबणाचा छोटा तुकडा असतो। पहिल्या दिवशी बघता तुम्ही, दुसऱ्या दिवशी तो तुकडा दिसत नाही, कुठं जातो तो तुकडा माहिती आहे? आपले पप्पा लावतात ते की माझ्या मुलाला चांगली मोठी साबण मिळावं म्हणून, हे साबण वापरतात ते। मग आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्या चेहऱ्याला का आठवण करणं, त्या आईच्या मायेला का आठवण करू नये आपण। मुळात आपण तिथं विसरतो, म्हणून ह्या पर्सेंटेजच्या मागे लागतो। पर्सेंटेजची कुठलीच गरज नाही, मी सरळ सांगायलो। डोकं पाहिजे, दिमाग पाहिजे, जिथं दिमाग आहे तिथं काम करणार आणि तुम्ही फार मोठे होणार। सिंपल सी कहाणी सांगतो, डॉक्टर इंजिनियर बना, कसे बनाय मी सांगतो तुम्हाला। एकदा एक सर्कस होतं, सर्कस मध्ये काय झालं की एक मुलगा छोटा कुत्र्याचं पिल्लू घेऊन गेला आणि त्या सर्कसच्या मॅनेजरला म्हणू लागला की हे वाघ सिंहाचा तमाशा बंद करा, माझ्या या पिल्ल्याचा तमाशा ठेवा। त्या मॅनेजरने विचारलं पिल्ल्याचा काय तमाशा ठेवायचं रे? म्हणलं हा पिल्लू फार विशेष आहे। म्हणलं काय? मग त्याला पियानो आणून ठेवला आणि पियानो तो कुत्र्याचं पिल्लू वाजवू लागला, इतकं सुंदर वाजवू लागला की म्युझिककार संगीतकारही त्याला पाठीमागे टाकशील असा सुंदर पियानो वाजवू लागला। मॅनेजर बोलला नाही, आता सिंह वाघाचा तमाशा बंद होणार, उद्या सकाळी या पिल्ल्याचाच तमाशा होणार। एवढ्याच वेळात एक मोठी कुत्री आली आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला तोंडात धरली, पियानोला लात मारली, निघून गेली। मॅनेजर त्या मुलाला विचारला हे काय? म्हणले हे कोण कुत्री? म्हणले ह्याची आई आहे। मग काय झालं? तिला डॉक्टर व्हायचंय म्हणे, पियानो वाजवायचं नाही। मित्रांनो, आजोबा चालला एक पाय खड्ड्यात आणि एक पाय वर, तुम्ही डॉक्टर का होणार? तर आजोबा म्हणल्यामुळे डॉक्टर होणार। त्यानं जाईल की त्या खड्ड्यात, तुला काय करायचंय, तुला काय आवडते ते बनना। पैशन, जिसको पैशन बोलते हैं। 10 पास के मैंने पैशन सोचा कि मैं IAS IPS बनूंगा, नहीं बन पाया, घर की परिस्थिति खराब थी। 10 के बाद मुझे नौकरी करना पड़ा, पैशन अंदर ही था, प्रधानमंत्री सुरक्षा का बॉडीगार्ड बनना। फिर उसके लिए IAS IPS बनना पड़ता, नहीं स्टडी किया होता, खूब पढ़ा, SPG में सिलेक्शन हो गया और टाई कोट पैन और सफारी पेन के पिस्टल, यहाँ रेबन का चश्मा और पेन के बाहर निकलता था। IAS IPS बोलते थे विच बैच सर? कौन सा बैच? 54%, 10वीं पास। पर्सनैलिटी बोल रही चार। अगर पैशन है, अगर आपका पैशन है तो 100% आप करोगे। पैशन को मरने मत देना बेटा। और आपने एक ही इच्छा रखना, 10 जगह पे 10 छव में, इधर से गया क्या कर रहा है, गया पिताजी को बोल के नीट। अब मुझे नहीं पता है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, नीट CET PET क्या क्या है, EE JEE BSc एग्री,
ये सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका कौन सा रास्ता है भाई, वो तो तू चुन ले। अगर आप अपना रास्ता नहीं चुन सकते, पिताजी क्या करेंगे और माताजी क्या करेंगे? आपको आपका रास्ता चुनना है। आपका रास्ता अगर आपने चुन लिया, आपको पीछे मुड़ के देखने वाला कोई नहीं। आपको बनाना है, आपको बनना है। मैंने अपने मेरे बेटे को बनाया, 6 फीट की हाइट है, तगड़ा है, एनडीए में 2 मार्क्स से फेल हो गया। उसने बोला क्या करेगा बेटा? नहीं बोला पप्पा बनना तो आर्मी में अफसर बनना, इट्स माय पैशन, इट्स माय पैशन। सीडीएस की तैयारी करने लगा। एसएसबी कर्नल राजू भारवान के अंडर में कर लिया, वहां क्लियर पास हो गया। चंद सेकंड की देर है, आने वाला दिन उसके लिए ठीक है। वो अपने आप सोच रखा है वो पैशनेबल है, उसको ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, आर्मी अफसर बनना, पैशन है, बन जाएगा। उसको मैंने रास्ता दिया है, आपने ऐसे ही रास्ता करना है। पिताजी को नहीं मानना है, आपका दिल जो करता है वो करो। जब आप दिल से करते हो ना, हर चीज आपको आ जाती है। प्रेम रतन पुस्तक है का ये? अरे किताब में लिख के दिया चंदन का सर, कैसे याद हुआ? कैसे याद हुआ? प्रेम रतन धन पाओ, वाह। अरे मेरे डॉक्टर इसीलिए बोलता हूं, जो दिल से करोगे, आप याद करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। आपने गाना दिल से सुना, लिख के दिया है क्या? इंग्लिश सर ने आपसे लिया है क्या पढ़ाई करके? साइंस के सर ने, पाटिल सर ने लिया क्या आपका? प्रेम रतन धन पाओ, प्रेम रतन धन पाओ, प्रेम धन, ऐसे नहीं हुआ ना बेटा? हो सकता है दिमाग, सवाल, शक आपके दिल में मत रखो। इजराइल में, मैं आपको इजराइल का नाम लिया, 90 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट इंडिया ने वेपन कंसाइनमेंट लिया। 2 राजपत्रित अधिकारी, 2 आईपीएस अधिकारी इजराइल ट्रेनिंग, कंबाइंड ट्रेनिंग के लिए जाना था। दिल में मैं बता रहा हूं क्या करना है, शक नहीं रखना है कभी, अभी भी मत रखना, लास्ट टाइम तक मत रखना, एग्जाम के पहले घंटे तक मत रखना, शक दिल में नहीं रखना। ऐसा ही समारोह चल रहा था, बहुत बढ़िया समारोह। तो ऐसे समारोह में क्या हुआ कि सबने उनको शुभेच्छा देके इजराइल भेजना था। शाम को फ्लाइट थी 11 बजे और दिन में 10 बजे कार्यक्रम चल रहा था। मुझे शक और सवाल पूछने का बड़ा सवाल, अब देख लो क्या होता है उससे। तो इजराइल जाना था, 90 करोड़ कंसाइनमेंट सैंक्शन हो गया था, जाके ट्रेनिंग करके 90 करोड़ का कंसाइनमेंट इंडिया में आना था। सबने बोला किसी को कोई बात बोलना है या शुभेच्छा देना है या और कुछ बात बोलना है, इन चारों को दे दो। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने बोला सर 90 करोड़ का कंसाइनमेंट ले रहे हम, अगर इजराइल और हमारा झगड़ा हो जाए और उन्होंने अम्यूनिशन मतलब गोलियां देना बंद करे, तो आपके जो 90 करोड़ के वेपन है वो तो लाठी बन के रह जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गया। अब जैसे मैंने सवाल पूछा, दरबार क्लोज का बिगुल बजा। दरबार क्लोज का बिगुल बजना मतलब पनिशमेंट खाना। अब मेरे नाम पे वो बिगुल बज गया, दरबार कैंसिल, आधा घंटे बाद होगा, इसको ऑफिस में लेके आओ। डायरेक्टर जनरल, डीजी, बड़े बड़े रैंक के लोग वहां थे। अब मेरे शुभचिंतक आके, हाँ साला ले बहुत पंगा ले रहा था, ले अभी सस्पेंड हो। किस लिए सवाल पूछा? मैं खड़ा रह गया, मैंने क्या बोला? मैं जो सवाल पूछा हूं कुछ तो आके मुझे लात मारे, बड़ा पंगा लेता है साला, ले अभी तू सस्पेंड है। मैंने बोला सस्पेंड है तो सस्पेंड है, सवाल तो पूछना था, पूछ लिया। जब ऑफिस में मैं चला गया, मेरे सीओ साहब ने पूछा, बेटा ठीक है आपने समस्या तो बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने बोला सर सोल्यूशन सिंपल है, राइफल उनकी लेंगे, वेपन टेक्नोलॉजी उनकी लेंगे, लेकिन जो गोली चलती है बैरल, वो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास की लेंगे। साहब परेशान हो गए, बोला इंसास की कैसे ले सकते? बिल्कुल ले सकते सर, बैरल फिट करना है, अपने पास अम्युनिशन है, ले जा समय 1000 लेंगे, ठोक के फोड़ के आ जाएंगे, फिर उनको अम्युनिशन मांगने की जरूरत नहीं। उसी बात में उन्होंने सिलेक्शन कर दिया कि कल्लेवार संतोष इजराइल जाएगा आज रात के 11 बजे की फ्लाइट से। अब ये सोचिए कि 10-5 आदमी को इतना शक था, मिटा दिया, वो इजराइल चला गया, 7.5 महीने इजराइल रहा। इजराइल की बात आपको बताऊं कि वहां छोटा सा देश है, औरंगाबाद इतना देश है वो, लेकिन वर्ल्ड उससे डरता है। क्यों डरता है पता है? एवरी मैन इज द सोल्जर। आपको अगर मैडम लगना है, आपको टीचर लगना है, 3 साल आर्मी में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मैडम और टीचर लग सकते हैं। हर एक को गन चलाने आता है। वैसा देश, वैसी देशभक्ति इंडिया में कब आएगी, यही सोच रहा हूं। कब आएगी वो देशभक्ति? वो देशभक्ति जब आएगी तब हमारे देश की तरफ ऐसा टेढ़ा नजर करके भी देखने वाला नहीं। वियतनाम का सोल्जर जब शहीद हो जाता है, उसके नीचे लिखा हुआ है, शिवाजी महाराजांचा मावळा आराम करतोय। त्या मातीतले असून आपल्याला अजून काही माहिती नाही। शिवाजी महाराज 5 मार्कासाठी, तुकाराम महाराज 2 मार्कासाठी, नामदेव महाराज। अजून मला विचारते सर यंदा तुकाराम पडणार की
नामदेव पडणार. अरे ते कसं पडतील रे बाबा, ते महाराष्ट्र उभा केले, ते पडतील का काय? 5 मार्कासाठी तुम्हाला पाहिजे. ये बहुत सोच की बात है और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को इस उम्र में कर सकते हैं, बाकी आगे जाके कर नहीं सकते. परिस्थिति को मत सोचो, परिस्थिति ये नहीं, परिस्थिति वो नहीं, परिस्थिति फलाना नहीं, बिस्ता नहीं. आपके पास जो है किसी के पास नहीं है. मैं हूं भटक भटक डेरे बच्ची मेरी डेरिंगबाज होना चाहिए और आगे सामने सोल्जर खड़ा है. डरना नहीं है किसी से. और एक बात बता दूं, लडकियां हुशार हो जाओ. तुम्हाला जर कोणी काळी म्हणलं काबे गोऱ्या फोकण्या म्हणा, तरच तुमच्याकडे बघणार नाही. नाहीतर फार प्रॉब्लेम होईल पुढच्या जाऊन. आता चंदनकर सर राहणार नाहीत, पाटील साहेब राहणार नाहीत, तुम्ही जाणार नांदेड, औरंगाबाद, परभणी. तशा ठिकाणी मुलं मग असं बघतील. मग आपण जर मला काय रे एक्सरे मशीन आहे डोळ्यात पडेल बरं नाही, तर आता मी म्हणायचं दोन्ही करायला माहिती फायटर आहे, उचलून स्वागत एक देतो, एक करोड़ 5 करोड़ में एक आंख नहीं दे पाए. कितना करोड़ का सभी कम तेरे भाभी ने नहीं. भाभी ने बहुत कुछ दिया. हमारे माने नहीं कर पाते. आप पता नहीं आपके पास क्या है. बहुत कर देती यार. कोई साथी आपकी बात बताऊं, एक आर्मी की आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी फोर्स है और एक्सलाइट के खिलाफ काम कर रही थी. तो रेहंस को अधिकारी एक्सलाइट काम था, नहीं पता, हमें पता कि रेहंस जिसके पास आई एनर्जी को याद गया प्रॉब्लम होगा. अभी तक हमने शहादत सही 13 जो मिला 13 वही से में चले. अपने शहर में जब उल्टे गला दबा करने लगे वहीं एनर्जी नेक्स्ट लाइफ होगा 79 शायद हमें दी थी. उसके 180 मार्क ये काम था हमारे से, क्योंकि उनको पता कि पुटियों टाइम में करने करती. लेकिन वो हमारे एनर्जी का ऐसा दिखा एक्स में है वो कमांडर मैं था. एक्स में लेके पानी में उसने वाटर पे सेफ्टी फॉर चले लेके नहीं बढ़े. दिखा रहा है आपको बताऊं कि अपने आप को स्कूल की जो नीम दी है उसको लेके चले. मेरे स्कूल मुझे नहीं आया, पहले दिया क्वालिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन मैं उनका नाम प्रधान शिक्षक था तब हाथ मेरा नाम है. मैं वाजपेयी साहब के साथ घूमा, मनमोहन सिंह के साथ घूमा, मैं भी साथ रहा हूं. राहुल राहुल ने उसको लेके उठा बस आओ. अब रोड मैं क्या करूं उसको मैं बताता हूं कि आज भी आवाज हिंदी में बताना चाहूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका स्कूल का जो नियम है इस नियम पकड़ के चलोगे. अच्छे बोल सब टीचर बैच सिलेक्ट करता हूं. पहले जमाने था, पहले जमाने क्या रहा है, कोई भी सगळं नहीं आता तो सब कोई अगर नहीं थी बेटा 9वीला 8वीला किती % आहे तुला काय काय तुझं मार्क ऐसा लगता है. सगळ्या स्कूल कर रहा हूं सही स्कूल में एक करंट बोला थे उठा मारे थे. मतलब क्या हुआ गाड़ो को कितना मार्क कौन क्या पाहिजे तो फार पिच कितना पर्सेंटेज है आणि मुलाचे मिळून पण ना जाणून तो कसा पर्सेंटेज मागेला मुला संस्कारी बन. आताच मी सांगितलं मला मी बनवून मित्र नक्की बनवा चांगली बनवा एक त्याच्यात किंवा चांगले बनवा. तो काय बनवू नका पुढे जाऊन त्याची आवश्यकता पडते. आणि विचारलं तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी कुठेतरी कोणाला तरी सांगलं जाईल असे बनवा. 2 लाईनसाठी सांग आणि माझं भाषण संपलं. दुःख वायाला अंबरासारखा दुःख वायाला अंबरासारखा मिटवल्यामध्ये गारव्यासारखा मिटवल्यामध्ये गारव्यासारखा वाचणार नाही जीवनभर तुझी चुकणार नाही जीवन तुझी एक मित्र आरशासारखा मित्रव्यामध्ये गारव्यासारखा मित्रव्यामध्ये गारव्यासारखा. माझं म्हणून सांगले मित्र आहे म्हणजे बसती फार चित्रांनी मला आणले आणि मित्र मित्रासाठी झालेली जे कविता विषय लागतो मला मला वाचा हात खांद्यावर आल्यासारखा गारव्यासारखा मित्रव्यामध्ये गारव्यासारखा. नो रिटेक वन्स मोर. जिंदगी एक मित्राने मौत मानून आली तो काय नहीं जय हिंद.
सर साहेब, पाटील सर, नंदाताई पटणे मॅडम, चंदनकर सर, जयमाला पटणे मॅडम, आदरणीय व्यासपीठ, माझे दोन्ही शाळेचे सहकारी वृंद आणि बंधू भगिनी, हा निरोप समारंभ नाहीये, हा शुभ वेळोवेळी प्रसंगानुरूप शिकवताना रोजच आम्ही मार्गदर्शन करत असतो, पण आज थोडस मनातल्या भावना तुमच्याही शाळेबद्दलच्या हळव्या झाल्या, आमचीही मनं हळवी झाली आणि निरोप देताना खरोखर मन ही कंठ दाटून येतो. पण या सर्व कटू आठवणी इथे ठेवून जायच्या आणि चांगल्या आठवणी घेऊन जायच्या आणि तुम्हाला वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनाचं चिंतन करा. स्वतःच्या स्वावलंबी जीवनाच्या वाटचालीवर तुम्ही चांगले पाऊल टाका आणि चांगल्या रस्त्याचा वापर, चांगल्या मनाचा वापर, चांगल्या विचारांचा संचय घेऊन इथून जावं. भावी आयुष्यासाठी तुमच्या खूप खूप शुभेच्छा. अभ्यासामध्ये ही परीक्षा व्हायची. आता तुमच्याकडे दर महिन्याला 2 महिन्याला सराव परीक्षा होतात, पण त्यावेळेस 10वी साठी जर पात्र ठरायचं असेल तर फक्त एकच सिलेक्शन असायचं आणि त्या सिलेक्शनमध्ये जर पास झालं तरच 10वीला प्रवेश असायचा. तर असं का आता तसं काही राहिलेलं नाही. आता तर सेमिस्टर पद्धत झालेली आहे. एका वर्षामध्ये 2 भाग झालेले आहेत आणि त्या मानानं तुमचा भार खूपच हलका झालेला आहे. असो, पहिला काळ आणि आताचा काळ पाहिला तर काही मेळ बसत नाही, परंतु ह्या वेळेस सुद्धा, ह्या काळामध्ये सुद्धा मला अतिशय अभिमान वाटतो की माझ्या ह्या आंतरभारतीय शिक्षण संस्थेमध्ये ज्या ते 4-5 युनिट, सगळ्या युनिटचे शिक्षक वृंद अतिशय कर्तबगार आहेत, चांगले आहेत, याचा मला अभिमान आहे. आणि आता सगळ्यांच्या मुलांच्या भाषणातून ते व्यक्त झालेलं आहे. तेव्हा मी जास्त वेळ न घेता फक्त शुभेच्छा देऊन पुढच्या वाटचालीला शुभेच्छा देते आणि माझे हे 2 शब्द संपवते. शिक्षण संस्थेच्या 2 विद्यार्थ्यांच्या बॅचला निरोप देण्याचा या कार्यक्रम खूपच वेळ चालला. अनेक विद्यार्थिनींनी आपलं मत व्यक्त केलं. मला समारोप करायला सांगितलं. तर समारोप करताना सगळ्यात आधी तुम्ही मॅट्रिकचे 100 मुलं तिकडचे आणि तिकडे सगळ्याची मुली जे मॅट्रिकला बसतायत त्या सर्व विद्यार्थिनींना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि तुम्हाला शुभेच्छा दिल्या तिथे काय तरी आता मला आठवण काय झाली सांगतो तुम्हाला. माझं वय 83 वर्ष आहे. माझं एकही दात मी ठेवलेलं नाही. नकली दात आहेत पण बसवा वाटलेली. नैसर्गिक स्थिती विद्यार्थ्यांच्या समोर यावी असं मला वाटतं. आणि आता इथं विद्यार्थ्यांनी ही कमालच केली. इथं आमचा फोटो काढून दिला. आमच्या लग्नामध्ये नसेल इतका चांगला फोटो आमच्या नंदाबाईच्या आधी काढून दिलेला आहे. आणि दुसरी एक आनंदाची गोष्ट, 5वी 4वी 5वी शाळा मुली अंमलनेरला स्थानिक गुरुजींची जी कर्मशाळा होती किंवा कार्यशाळा होती किंवा कर्मभूमी होती तिथे निवडून होऊन जाऊन आलेले आहेत मुलं करताना. आणि त्या मुलांना तिथल्या एका साहित्यिकांनी पुस्तकं दिली. त्याच्या सकाळमध्ये कुठे जिथं कुठं सकाळ वाचणार आहेत वाचून घ्या. मी त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. मुलांच्यामध्ये मुलींच्यामध्ये खूप चांगले टॅलेंट्स आहेत. जे बोलले गतकले त्यानंतर घ्यायचं कारण नाही. बोलायचे धाडस ठेवा, तुम्हाला निश्चितपणे यश मिळत जाईल. आणि बऱ्याच आपल्या भावना इथे व्यक्त केल्या, चांगल्या तऱ्हेने व्यक्त केल्या. काही जणांनी कविता म्हटल्या, काही जणांनी आपापले भावना
होती. मला 2-3 गोष्टी माहीत. आता ते वय बघा किती आहे ते. माझं वय 83 आहे, 83. या वयामध्ये जे आजार, जे त्रास, शारीरिक असतात ते आहेत. त्यामुळे मला थोडं अधिक बोलायचं, मलाही बोलायचं नाही. पण आमची मी मॅट्रिकला 1970ला होता समजा, 60ला. तर 40 आणि 20, 60 वर्ष मधल्या काळात होऊन गेले. आणि किती फरक पडलेला आहे, किती बदल पडलेला आहे. त्यावेळेस अशा कपडे कोणी येत नव्हते, चड्डी शर्टमध्येच येत होते सगळे मुलं आणि मुली. आमचे 4 तुकड्या होत्या, अ ब क. आणि 4 तुकड्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो फक्त 5% सुद्धा मुली नव्हत्या. आज हे प्रमाण उंच झालेलं आहे. मुलींचं प्रमाण जवळपास तेवढंच आहे, मुलांची जेवढं आहे तेवढंच आहे. आणि ही प्रगतीची आणि समाधानाची, आनंदाची भावना आहे. आणि त्यापैकी मुलींनी आपल्या भावना पण व्यक्त केलेल्या आहेत. तर हे 60 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतो. आमचं शाळा म्हणजे विवेकवर्धिनी हायस्कूल, हैदराबाद. फार मोठी शाळा. आता गांधीनगरमध्ये आपण प्रवेश केल्यापासून इथपर्यंत जेवढी जमीन आहे तेवढ्या जागेमध्ये शाळा. आणि अ ब क ल 10वीचे 5 तुकड्या आणि सर्व मराठी. आज मी आता शाळेत गेलो होतो गेल्या वर्षी पाहायला, गेल्या महिन्यामध्ये. तर तिथं मराठीचा एकही वर्ग नाही. आता सगळे तेलुगूचे वर्ग आहेत. पण एक योगा चांगला आहे आणि त्या मुख्याध्यापकांना कधीतरी बोलवणार आहे. त्या मुख्याध्यापिका योगायोगानं मराठी निघाल्या आणि त्या नांदेडच्या निघाल्या. त्या जाता येतात, इकडूनच जाता येतात. त्या एकदा येणार आहेत, तुमच्याशी मार्गदर्शन करणार आहेत, सगळ्यांमध्ये तुमच्याशी बोलणार आहेत, तुमच्याशी अशा ठिकाणी. आणि नंतर समोर येतोय सर्व जेवढे या ठिकाणी वर्ग ताबे गिफ्ट स्वीकारत आहेत. स्काउट क्लब गो, धन्यवाद.